अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ई रूपी की। आखिर ये ई रूपी है क्या, किस तरीके से काम करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं हमारे लिए और कौन कौन इसका उपयोग कर सकता है और इसका ट्रांजैक्शन किया कैसे जाता है, इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ऑल्सो हम यह समझेंगे कि क्या आने वाले समय में भारत में यह एक रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित हो सकता है, समझेंगे इस लेक्चर में। इसी के साथ कुछ और पॉइंट हैं जिन पर हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि क्या यह वर्चुअल करेंसी से किस तरीके से अलग है। इसी के साथ इशूइंग एंटिटीज़ और बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन जो हैं ये किस तरीके से अलग हैं, और इसकी बात करेंगे यूजर्स की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। फाइनली हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की। कुछ आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको डेली साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं ये इतना चर्चा में क्यों है। अभी रिसेंटली भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट प्रणाली ई रूपी लॉन्च करने जा रही है। पहले से कई देश इस वाउचर का उपयोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएस, कोलंबिया, चिली, स्वीडन और हांगकांग। अब बात कर लेते हैं ई रूपी की, आखिर ये है क्या। यह डिजिटल पेमेंट के लिए एक कैशलेस और एक कॉन्टैक्टलेस तरीका है। यह एक क्विक रिस्पांस कोड यानी क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है जो उपयोगकर्ता के मोबाइल पर दिया जाता है। अभी बात करेंगे इसकी डिटेल में, आखिर ये किस तरीके से काम करता है और ये है क्या। उपयोगकर्ता सर्विस प्रोवाइडर के पास कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के बिना ही वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से होते हैं क्यूआर कोड। या बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल मोड में सेवाओं के प्रायोजकों यानी स्पॉन्सर ऑफ सर्विसेज को लाभार्थियों यानी बेनिफिशरीज और सेवा प्रदाताओं यानी सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ता है। इसका मैकेनिज्म यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान यानी ट्रांजैक्शन किया जाए। सिस्टम प्रीपेड नेचर का है और इसलिए किसी भी इंटरमीडिएरी की भागीदारी के बिना सर्विस प्रोवाइडर कुछ समय पर भुगतान का आश्वासन यह देता है। अब बात कर लेते हैं ये वर्चुअल करेंसी से किस तरीके से अलग है। वास्तव में ई रूपी अभी भी मौजूदा भारतीय रुपये द्वारा समर्थित है, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स और इसके उद्देश्य की विशेषता इसे एक वर्चुअल करेंसी से अलग बनाती है और इसे वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम के करीब रखती है। अब बात कर लेते हैं इशूइंग एंटिटीज़ यानी जारीकर्ता संस्थान और बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशंस के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सहयोग से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म विकसित किया गया है। यह उन बैंकों में शामिल हो गया है जो जारी करने वाली संस्थाएं हैं। किसी भी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी को साझेदार बैंकों से संपर्क करना होगा जो निजी यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों क्षेत्र के ऋणदाता यानी लेंडर्स हैं। स्पेसिफिक व्यक्तियों के विवरण और उद्देश्य के लिए जिसके लिए भुगतान किया जाना है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। बेनिफिशरीज की पहचान उनके मोबाइल नंबर का उपयोग करके की जाएगी और बैंक द्वारा किसी दिए गए व्यक्ति के नाम पर सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर को आवंटित वाउचर केवल उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की गवर्नमेंट सेक्टर में। इससे कल्याणकारी सेवाओं यानी वेलफेयर सर्विसेज की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित होने की उम्मीद है और इसका उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के तहत, मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं, दवाओं और निदान के तहत, दवाएं और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए भी किया जा सकता है। इसी के साथ फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एम्प्लॉय वेलफेयर और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत के एक हिस्से के रूप में डिजिटल वाउचर का लाभ यह लोग उठा सकते हैं। इसके सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। सरकार पहले से ही एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विकसित करने पर काम कर रही है और ई रूपी का शुभारंभ संभावित रूप से डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतराल यानी गैप को हाईलाइट कर सकता है, जो भविष्य की डिजिटल करेंसी की सफलता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करें भारत में डिजिटल करेंसी के फ्यूचर की, तो आरबीआई के अनुसार भारत में डिजिटल करेंसीज के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के कम से कम 4 चरण हैं। उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन यानी भारत में देश में डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल पेमेंट की जो पैठ है वो बढ़ रही है, इतनी तेज़ी से बढ़ी है, जो कैश के उपयोग में निरंतर रुचि के साथ मौजूद है, विशेष रूप से स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए। हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी अनुपात के लिए भारत की हाई करेंसीज सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का एक और लाभ रखती है। इसी के साथ कैश टू जीडीपी रेशियो या करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशियो या सिर्फ करेंसी टू जीडीपी रेशियो जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रचलन में नकदी यानी कैश के मूल्य को दर्शाती है।
स्प्रेड ऑफ वर्चुअल करेंसी, बिटकॉइन और इथेरियम जैसी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी का प्रसार सेंट्रल बैंक के व्यू से CBDC के महत्वपूर्ण होने का एक और कारण हो सकता है। विल एक्ट एज अ क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अस्थिर निजी आभासी मुद्राओं यानी वॉलेटाइल प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के वातावरण में आम जनता को भी क्वेश्चन दे सकती है। और अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस तरीके से यह काम करेगी। मान अभी के लिए देखिए क्या है कि US में, अमेरिका में फूड वाउचर दिए जाते हैं। वहाँ पर अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को फूड की आवश्यकता है तो वहाँ पर उसे पैसा नहीं दिया जाएगा, एक फूड वाउचर दिया जाएगा। वो इसलिए समझिए इस चीज़ को, क्योंकि देखिए मान लीजिए उस व्यक्ति की जो प्रकृति है वो अल्कोहलिक है, वो शराब पीता है, तो अगर सरकार चाहे अगर उसे पैसा देगी तो वो अल्कोहल परचेस करेगा, जिस वजह से सरकार जो अपना उद्देश्य जो है सरकार का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या करेगी सरकार, या जो निजी या प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो क्या करेंगी, एक वाउचर देंगी, फूड वाउचर देती हैं। उसमें वो व्यक्ति जाएगा सुपरमार्केट में, वह वाउचर देगा वहाँ पर, तो उसे फूड प्रोवाइड हो जाएगा। इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। और मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या यह भारत में, इतने बड़े देश में, इस तरीके की ये जो पहल है ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप साबित हो सकती है आने वाले फ्यूचर में, और इसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाना चाहिए, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं कि ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होगा भारत में, और किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए आपके हिसाब से। आप अपनी राय इसमें ज़रूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिखिएगा। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर। इसके साथ ही अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ऑल्सो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।